हेलो बच्चों, कैसे हो? 11th क्लास में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मैंने तुम्हें पहला पाठ आरोह भाग 1 का पहला पाठ पढ़ने के लिए दिया था। प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ नमक का दरोगा। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और इसके साथ साथ मैंने तुम्हें दिए थे पाठ के अंदर से ही और जीवनी के अंदर से छोटे प्रश्न उत्तर छांटने के लिए। तो तुमने छांटे होंगे और लिखे भी हैं होंगे। साथ के साथ रिटर्न वर्क करते रहना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे जैसे तुम अपना काम करते हो, तो जो मेरा पर्सनल फ़ोन है, जो स्कूल का ग्रुप है बनाया हमने 11th क्लास का, उसमें नहीं, मेरा जो अलग से मेरा व्हाट्सएप है, उस पे तुम अपना जो रिटर्न वर्क है वो साथ के साथ डालते रहोगे। हर बच्चा हर रोज कार्य डालेगा। कुछ बच्चों ने 11वीं कक्षा में आकर हिंदी के स्थान पर जो आर्ट्स में और कंप्यूटर में बच्चे हैं, उनके पास तो कंपलसरी है हिंदी। जो बच्चे साइंस जिन्होंने ली है, उन्होंने ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, एक मेरे को फ़ोन करके बताएंगे कि साइंस किस किस बच्चे ने ली है। ज़रूर फ़ोन पे या तो मैसेज डाल देंगे, ये बताएंगे कि साइंस किस किस बच्चे ने ली है। मेरे पर्सनल फ़ोन पे बताना बेटा। और उसके बाद साइंस वाले बच्चे संस्कृत भी ले सकते हैं ऑप्शन में और हिंदी भी ले सकते हैं। तो किस बच्चे ने हिंदी ली है, वो बच्चे मुझे ज़रूर फ़ोन करके मैसेज करेंगे या मेरे को फ़ोन पे बात करेंगे। तो आज हम करेंगे नमक का जो दरोगा है, उसके पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास के करेंगे। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने पाठ को पढ़ा होगा और समझा भी होगा। तो पाठ का सार सब बच्चों ने पढ़ा है। पाठ में क्या दिखाया गया है कि एक वंशीधर नाम का व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा ईमानदार है। उसके पिता भी उसे रिश्वत लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और जितनी भी उसकी तनख्वाह वो उसी में गुजारा करके स्वाभिमान से जीता है। आलोपीदीन नाम का व्यक्ति जो होता है, वो गांव का बहुत ज़्यादा नामी गिरामी व्यक्ति होता है। उसका बड़ा रसूख होता है और इसके साथ साथ हर किसी को उसका भय भी लगा होता है। लेकिन रात के अंधेरे में वो क्या करता था, नमक की कालाबाजारी करता था और नमक के कार्य के साथ साथ वो गलत कार्य भी करता था, जो कि वंशीधर उसे पकड़ लेता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन कोर्ट में भी जज और जो वकील होते हैं, वो पैसे के लालच में आकर जो वंशीधर जो सही कार्य कर रहा होता है, उसके खिलाफ उसका फैसला सुना देते हैं और आलोपीदीन की वाहवाही फिर से हो जाती है। तो क्या दिखाया गया है कि उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात आलोपीदीन स्वयं वंशीधर के घर आता है और उसे अपना मैनेजर नियुक्त कर लेता है। और उसका पिता जब उसे ये कहते हैं कि ये हमारे घर में कैसे नालायक बेटा पैदा हो गया है कि तुम जैसे आदमी के खिलाफ तुम्हें पकड़वा के इसने कोर्ट में खड़ा कर दिया। लेकिन आलोपीदीन खुद ये कहता है कि नहीं, ऐसे ऐसे पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बड़े किस्मत वालों के पैदा होते हैं। मैं आपके बेटे जैसा ही कोई ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ जो मेरे कारोबार को संभाले, और अगर आपकी इजाज़त हो और अगर वंशीधर माने तो मैं इसे अपना मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी तनख्वाह के साथ साथ वो उसे और भी बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से पाठ के माध्यम से क्या दिखाया गया है कि समाज में कितना भी भ्रष्टाचार बुराई क्यों न व्याप्त हो, लेकिन एक दिन अच्छाई सामने आ ही जाती है। और जो खुद वही व्यक्ति जो उसके लिए के खिलाफ खड़ा हुआ था, वही उसे अपना मैनेजर नियुक्त करने के लिए उससे के व्यवहार से, उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर वो अपने कारोबार का उसे मैनेजर नियुक्त कर देता है। कि आज के ज़माने में इतना ईमानदार व्यक्ति उसके कारोबार के लिए और कहाँ मिलेगा। तो वंशीधर को ही वो अपना कारोबार का क्या है, मैनेजर नियुक्त कर देता है। तो ये तो पाठ का एक छोटा सा मैंने सार समझाया है, जो तुमने पूरा पाठ अच्छे से समझा होगा। ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर लिखे होंगे और आज हम करेंगे अब इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। कल सब बच्चे ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे और याद भी करेंगे साथ के साथ। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? जो हमें लगे हमने वो बताना है। तो हमें कौन सा प्रभावित करता है, कौन सा पात्र? वंशीधर। वंशीधर एक ऐसा पात्र है जो पुलिस में है और जिसे वहाँ का स्थान मिला है अपनी ड्यूटी करने के लिए, जहाँ पर आरोपी का बहुत ज़्यादा रुतबा है। और वो देखता है कि आरोपी किस प्रकार से रात के अंधेरे में नमक की कालाबाजारी करता है। वो उसे पकड़कर पुलिस उस
जेल में डाल देता है और उसके पश्चात जब उसके ऊपर मुकदमा चलता है तो वो अपने किस प्रकार से पैसे के प्रभाव से वकील और जज को खरीद कर अपनी जो कमजोरी थी और जो अपनी कालाबाजारी का गलत धंधा था वो किस प्रकार से सही साबित कर देता है। तो क्या है कि उसके बावजूद भी वंशीधर एक बड़ा ही ईमानदार, अपने हर कदम पर कर्तव्यनिष्ठ और अपनी मेहनत से कार्य करता हुआ दिखाया गया है। इतना ही नहीं, आरोपी दिन उसे पैसे का बहुत ज़्यादा लालच भी देता है जब वो उसे पकड़ता है, लेकिन वो उसके लालच में नहीं आता है और वो अपने कार्य और अपने कर्तव्य से गद्दारी नहीं करता है और उसके पैसे के सामने नहीं झुकता है। तो उसका जो इस कहानी में जो पात्र है वो हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है कि आज के ज़माने में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और जो पैसे के लालच में न आकर कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं? एक तो सबसे पहले तो वो पहलू पाठ के आधार पर उभर कर आता है कि जब वो कालाबाजारी करता था, बेईमानी का काम करता था, अपने पैसे के बलबूते पर किस प्रकार से लोगों को खरीदने पर लगा रहता था और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को भी वो किस प्रकार से वो उसे खुद दोषी होते हुए भी उसे दोषी बना देता है। एक तो वो, और दूसरा कौन सा पहलू आता है उसका सामने? सही अच्छा जब वो बन जाता है शुभ व्यक्तित्व, एक अशुभ व्यक्तित्व या भ्रष्टाचार व्यक्ति, दूसरा है शुभ व्यक्ति। कैसे शुभ व्यक्ति? यानी अंत में उसे यह महसूस होता है आलोपी दिन को कि आज तक वो पैसों के बल पे बहुत सारे व्यक्तियों को खरीदता आया है, पैसों के बल पर उसने अपनी सारी कमजोरियों को, सारी बुराइयों को छुपाता आया है, लेकिन वंशीधर एक ऐसा व्यक्ति निकला है जो उसके पैसे के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकता है और अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है। तो वह उससे इतना अधिक प्रभावित होता है उसकी ईमानदारी से कि वो अपने कारोबार का उसे मैनेजर ही नियुक्त कर लेता है। तो इस प्रकार से उसका मन बदल जाता है और वो एक उसके मन में किस प्रकार से वंशीधर के प्रति सही भावनाएं, अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो दो पहलू हैं आलोपी दिन के, ये हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, यानी ये दो पहलू, सशक्त पहलू सामने निकल कर आते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। कहने का मतलब क्या है? पूरे पाठ में अलग अलग जो पात्र हैं वो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी सच्चाई सामने लाते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो वही हमारे से जो पूछे गए हैं उनके बारे में बताना है। वृद्ध मुंशी, सबसे पहले वृद्ध मुंशी के बारे में बताना है कि कैसा है वो, कैसा पात्र दिखाया गया है कहानी के आधार पर। तो वृद्ध मुंशी कौन है? वंशीधर का पिता है, जो अपने बेटे के पुलिस में आ जाने पर बहुत खुश है और वो उसे ये कहता है कि सिर्फ अपने वेतन पर ही खुश मत रहना, क्योंकि यह तो एक चांद के समान है और वो भी ऐसा चांद जो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए, और जो ऊपर का पैसा है वो कैसा है? पीर की चादर के समान है, जितना आए उतना लेते रहना। अपने पुत्र को ईमानदारी छोड़कर आज के युग में किस प्रकार से पैसे का अपना एक वजूद बन चुका है, इस बात को वो समझकर अपने ही बेटे को किस प्रकार से वो बेईमानी करने के लिए सिखाता है, ये इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है। उसे चिंता है कि उसकी 3-3 बेटियां हैं, वो किस प्रकार से उनकी शादी करेगा। अगर उसका पुत्र अपने छोटी सी नौकरी में ही और अपनी तनख्वाह पर ही गुजारा करता रहा तो कैसे तो वो अपनी पुत्रियों की शादी करेगा और कैसे घर का खर्चा चलेगा। उसे समाज में फैले इस महंगाई और ये एक जो दहेज रूपी कलंक के तौर पर सभी जगह ये व्याप्त है बुराइयां, उसका भी उसे चिंता है। इसलिए वो अपने बेटे को सिर्फ अपनी तनख्वाह पे ही नहीं बल्कि उसे रिश्वत लेने के लिए भी बार बार कहता रहता है। दूसरा है वकील। पाठ के आधार पर वकील कैसा दिखाया गया है कि किस प्रकार से वकील पैसे के लालच में आकर सही व्यक्ति को गलत और गलत व्यक्ति को सही ठहरा देते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है। शहर की भीड़। जब आलोपी दीन एक
मुजरिम बनकर कोर्ट में पेश होता है, तो वो सारे भीड़ जो है शहर की उसे एक मुजरिम के रूप में देखती है। और जैसे वह अपने पैसे के बलबूते पर बचकर बाहर आ जाता है, बल्कि वंशीधर को ही गलत साबित कर देता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय होता है कि भीड़ आलोपीदीन के साथ जुट जाती है। तो जो लोग या जो भीड़ दिखाई गई है, वो ये बताई गई है कि जैसा माहौल होता है उसके अनुसार अपने आप को ढालकर उनके साथ चलने की एक इनमें कला होती है। तो ऐसा इस पाठ के आधार पर दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी में उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यानी ये बातें कौन कहता है? अपने बेटे को रिश्वत लेने के लिए कौन उकसाता है इन बातों को कहकर? मुंशी, जो वंशीधर का पिता है। तो इसके आधार पर ये बताना है, ये जो पंक्तियां 5-6 लाइनें मैंने अभी पढ़ी है, इसके आधार पर ये बतानी है कि यह किसकी उक्ति है। उक्ति मतलब कथन है, यानी ये बातें किसने कही है। तो हम कहेंगे कि ये बातें वंशीधर के पिता मुंशी ने कही है। अगला प्रश्न है इन्हीं पंक्तियों के आधार पर, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? तो हम बताएंगे कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से पूर्णमासी एक ही बार आती है महीने में, और वेतन भी हमें महीने में एक ही बार मिलता है, उसी प्रकार से कि एक दिन तो पूरी तरफ अपना चांद जिस प्रकार से रोशनी फैलाता है, तो उसी तरह से तो महीने में एक बार जब तनख्वाह मिलती है तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बीतते जाते हैं, वो तनख्वाह खर्च होती जाती है और कम होती जाती है और खत्म हो जाती है। और उसी प्रकार से पूर्णमासी के चांद के पश्चात धीरे धीरे चांद भी खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये कहा गया है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद के समान है, जो धीरे धीरे घटता रहता है। क्या आप इस एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? वक्तव्य का मतलब कथन से सहमत है, जो अपने बेटे के लिए कहा? सहमत नहीं है, जो अपने बेटे को ईमानदारी की राह दिखाने के बजाय बेईमाना करना सिखाता है और रिश्वत लेने के लिए कह रहा है, ऐसा पिता बिल्कुल भी समाज के लिए और अपने परिवार के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार पर भी स्पष्ट कीजिए। यानी जो नमक का दरोगा जो शीर्षक है, इस पाठ का नाम है, अगर नमक का दरोगा शीर्षक न हो तो ऐसे कोई और अन्य कौन से 2 शीर्षक हो सकते हैं, वो बताए हैं। तो हम बता सकते हैं, ये भी हो सकता था पाठ का नाम असत्य पर सत्य की जीत, कि किस प्रकार से जो झूठ है उसके ऊपर सच्चाई की जीत होती है, और वंशीधर को स्वयं आरोपी दिन उसके घर आकर अपने कारोबार का मैनेजर नियुक्त कर लेता है। फिर दूसरा है कि इस पाठ का नाम ईमानदार भी हो सकती है, कि किस प्रकार से इतना बेईमान और धोखेबाज व्यक्ति जो आलोपी दिन है, वो स्वयं वंशीधर के पास आकर वो किस प्रकार से वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त कर लेता है, और इतना बड़ा धोखेबाज व्यक्ति के मन में भी उसके प्रति अच्छी भावना उत्पन्न हो जाती है, और उसे ये पता है कि आज के ज़माने में ऐसा ईमानदार व्यक्ति कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम इस पाठ का नाम नमक के दरोगा के स्थान पर ईमानदार भी रख सकते थे। या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई और बात आती है जो पाठ का शीर्षक है, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही बैठना चाहिए, सटीक इसके ऊपर उतरना चाहिए कहानी के आधार पर, और उसका फिर तुमने कारण भी देना है कि क्यों ऐसा समझते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या आप इस कहानी का अंत किस प्रकार से करते हैं? तो हम कहेंगे, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण था कि वंशीधर बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। इतने ज्यादा रिश्वत जो आलोपीदीन उसको देना चाहता था वो नहीं लेता है, और वो अपने कर्तव्य और ईमानदारी से बिल्कुल भी नहीं डगमगाता है। तो आलोपीदीन के ऊपर वंशीधर का बहुत ज्यादा गहरी छाप पड़ती है, और वो क्या होता है कि अंत में आलोपीदीन
उसी को अपना मैनेजर नियुक्त कर लेता है। ठीक है। तो ये तो कहानी का अंत था। आप इसको किस प्रकार से अंत करेंगे, कैसे क्या कुछ बताएंगे? अलग अलग अगर कि किस प्रकार से आलोपी दिन का जो इतना भ्रष्टाचार था उसका मन भी पिघल जाता है, अगर कोई सी दूसरी तरीके से दिखाना चाहे कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति किस प्रकार से आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है, तो कुछ भी तरीके से आप इसका अंत दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ है इसके पाठ के दो चरित्र जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो इस पाठ का उद्देश्य है कि किस प्रकार से अच्छाई और बुराई को इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है। बुराई में सारे आलोपी दिन के कार्य आ जाएंगे, अच्छाई में किस प्रकार से ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठता से वंशीधर अपना कार्य करता है और उसके पैसे और उसकी रिश्वत के लिए भी वो अपने कर्तव्य से कभी भी गद्दारी नहीं करता है, चाहे उसे नौकरी भी छोड़नी क्यों न पड़ जाती है। ठीक है। तो प्रेमचंद ने समाज में फैली हुई बुराई को दिखाने की यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। और अंत में आलोपी दिन जैसा बुरा व्यक्ति भी वंशीधर की अच्छाई के सामने किस प्रकार से झुक जाता है, और ये दिखाया गया है कहानी में अंत में कि आखिरकार जीत सच्चाई की ही होती है, ईमानदारी की ही होती है। तो प्रेम में पूरी तरह से सफल होते हैं। एक इसका उद्देश्य, और इसके साथ साथ उद्देश्य के साथ साथ नमक के दरोगा का जो वंशीधर का चरित्र चित्रण है वो तुमने करना है कि किस प्रकार से वो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, कठोर स्वभाव का था लेकिन दृढ़ निश्चयी था, संवेदनशील था, स्वाभिमानी था, विचारवान था, ईमानदार था। ये सारे पॉइंट्स बना के इसका चरित्र की विशेषता लिखनी है। और इसके साथ साथ एक प्रश्न और बनता है आलोपी दिन का चरित्र। तो हम बताएंगे कि आलोपी दिन भी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। दूसरा दे सकते हैं धन का गुलाम था, अपने धन के लालच में वो किसी व्यक्ति को भी खरीदने में की क्षमता रखता था। फिर व्यवहार कुशल, अपने कार्य को पूरा करने के लिए चाहे उसे किसी को कितनी भी बड़ी मोटी से मोटी रकम क्यों न देनी पड़े, वो हर कार्य को करने के लिए किस प्रकार से हर पल में अपने व्यवहार को बदल लेता था कि किस कहाँ पर उसे कठोर बनना है और कहाँ पर उसे पिघलना है, वो सब इस कहानी में देखने को मिलती हैं। तो हम व्यवहार कुशल दे सकते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व यानी समाज में, गांव में, शहर में उसका किस प्रकार से रुतबा है, हर व्यक्ति उसे किस नज़र से देखता है, ये आ जाएगा इसमें। और परिवर्तनशील व्यक्ति कि किस प्रकार से अंत में एक भ्रष्टाचार व्यक्ति भी किस अच्छा बन जाता है और वो वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त कर लेता है और उसकी ईमानदारी के सामने नतमस्तक हो जाता है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो दोनों के चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पाठ का उद्देश्य के साथ साथ इस पाठ के तुमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने हैं। आज का ये पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और सब बच्चे इसके प्रश्न उत्तर जिस किसी ने नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे। मैंने पहले अभ्यास के प्रश्न उत्तर ही भेजे थे, फिर मैंने इसका उद्देश्य और दो ये जो चरित्र चित्रण है ये भी तुमने इसके साथ साथ लिखने हैं और इसके साथ साथ याद भी करने हैं। हर बच्चे को समझ के याद करना है, रट के नहीं करना है। ओके बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं पे खत्म होता है। हर रोज का कार्य हर रोज करना है। कल हम अगला कार्य करेंगे। थैंक यू।